हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फंक्शन का कॉन्सेप्ट। वैसे तो हमने जो तैयार किया है वो +1 और +2 का सेम तैयार किया है, पर +2 में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कुछ ऐसे टाइप थे जो उसमें नहीं मतलब थोड़ा लेंथी है। अब यहाँ हम +1 के लेवल का करेंगे। तो फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है। आइए अपनी कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा साथ के साथ, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट से मतलब एम्प्टी नहीं है, तो कुछ एलिमेंट है। एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ए से बिलोंग करता है। ए से मतलब ए के सारी एलिमेंट है वो, ये एक लेटर दिखा रहा है। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू बी का मतलब बी का एलिमेंट है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। देन एनी रिलेशन फ्रॉम A to B is called a function if every A belongs to A has a unique image in B। क्या कहता है कि देन एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। ए और बी से कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कब, इफ अगर एवरी ए बिलोंग्स टू ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि एक एलिमेंट है वो उसका एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब एक जो एलिमेंट है वो एक के साथ ही जुड़ा हो। ये नहीं है कि पहले सेट का एलिमेंट है वो आगे दूसरे सेट के दो एलिमेंट के साथ जुड़ जाए। देखिए वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। जैसे ये हो गया, दैट इज ये कोई सेट है अपना ए, ये कोई सेट है बी, ठीक। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ चलो इसको थोड़ा फालतू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखो जैसे 2 1 2 3 2 3 4 4 5। तो यहाँ ए वाले जो एलिमेंट है इनका इमेज होना चाहिए। इमेज का मतलब ये जुड़े होने चाहिए। बी वाला रह सकता है। इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो अब देखिए ये एलिमेंट जिसके साथ जुड़ता है ये कहलाता है इमेज, और ये वाला जो होता है वो पर इमेज कह सकते हैं। तो यहाँ इमेज द एलिमेंट ऑफ second set which is associated to first set is called image of an element। किसी भी एलिमेंट का, यहाँ देखो 1 का इमेज कितना है 2, therefore phi is image of 1 in A। जो A सेट में है ना, इसका इमेज बोला जाता है। ये दूसरे वाला इमेज बनता है सिंगल एलिमेंट, ये नहीं है कि पूरा सेट है। तो इमेज ऑफ 1 इन A का मतलब A सेट का कितना है 2, ठीक है। इमेज ऑफ 2 इन सेट फर्स्ट क्या आ जाएगा 3, क्लियर हुआ। इसी तरह से इमेज ऑफ 3 कितना आ जाएगा 4, इमेज ऑफ 4 कितना आ जाएगा 5। इमेज के बाद में पर इमेज the
एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट लिख देता हूं मैं, फर्स्ट सेट इज कॉल्ड परी इमेज ऑफ सेकंड एसोसिएटेड टू फर्स्ट, ठीक है, इज कॉल्ड परी इमेज। इसका परी इमेज जैसे यहां देखें परी इमेज ऑफ 2, इसका परी इमेज कितना है 2 का, 2 का परी इमेज 1 हो गया, ये पहले वाले सेट का परी इमेज ऑफ 2 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। यहाँ परी इमेज ऑफ 3 कहेंगे तो 2, परी इमेज ऑफ 4 कहेंगे तो 3, परी इमेज ऑफ 5 कहेंगे तो 4। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसका टाइप। हाँ, अभी हम कुछ फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। अब कुछ ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ फंक्शन है होंगे या नहीं होंगे उस तरह का। तो एग्जांपल देखते हैं। तो हमने ये मेंशन कर दिया हमने कि द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन। तो देखो फर्स्ट लेते हैं, ये a to b है, वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 3 4 5 6 7, ठीक। अब यहाँ चलो इतने ही ले लिए, 1 3 2 4 और 4 5, ठीक। अब ये जो रिलेशन तो है, रिलेशन तो एवरी फंक्शन इज ऑलवेज ए रिलेशन, हर एक फंक्शन हमेशा रिलेशन होता है, बट अ रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन, कि रिलेशन जरूरी नहीं है कि रिलेशन फंक्शन हो। तो ये रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। फंक्शन का अभी हमने डेफिनेशन किया है कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि a relation is called a function if every a belongs to a has a unique image in b। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 जो एलिमेंट है उसका कोई इमेज नहीं है सेकेंड एलिमेंट में, ठीक है, तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 belongs to a has no image in b, therefore f is not a function, ठीक है। उसके बाद एक और देखते हैं। तो ये कोई रिलेशन है 1 2 3, और यहाँ पे आएगा 1 2 3 2 3 देखो। तो यहाँ चलो 1 2 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो 1 को 1 के साथ जोड़ दिया, 1 को 2 के साथ जोड़ दिया, 2 को 3 के साथ जोड़ दिया, 3 को 4 के साथ जोड़ दिया। ये भी फंक्शन नहीं, देखिए ध्यान से देखना है, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट का क्या होता है, अगर डेफिनेशन देते हैं देखें तो ये होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब क्या होता है, ओनली वन इमेज, एक इमेज होना चाहिए, यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो किसी एक के साथ ही एसोसिएटेड जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 का इमेज कितना है 1 का इमेज कितना है 2, तो यहाँ यूनिक इमेज तो नहीं हुई, तो ये रिलेशन है फंक्शन नहीं। अब क्योंकि इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 1 बिलोंग्स टू a हैज नो यूनिक इमेज। 1 का कोई यूनिक इमेज नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन। आप ना इनको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये फंक्शन नहीं है। अब देखो, पहले वाले सेट का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, दूसरा रह सकता है, ठीक है। जैसे थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने ए लिया, बी सेट लिया, 1 2 3 4 5। अब 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ। तो f है ना, ऐसे लिखा जाता है रिलेशन को उधार से। f को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 2 3, यानी कि रिलेशन को लिखते हैं, यानी कि रिलेशन क्या बन रहा है अपना 1 1 2 3 3 4 4 5। तो ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। पहले वाला एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, जो दूसरे सेट का जिस पर फंक्शन डिफाइन है वो रह सकता है। तो अब गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, समझ में आ गया। दूसरे का रह सकता है। अच्छा, इसके साथ में एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे फोर्थ
जैसे पहला सेट है अपना 1 2 3 4 ले लिया और यहाँ पे 2 3 ले लिया, तो 1 2 2 2 3 3 4 4। अब देखो इन दोनों में फर्क है। यहाँ इमेज हमें पहले एलिमेंट की देखनी है। 1 की इमेज कितनी है 2, 1 की कोई और इमेज है यानी कि 1 किसी और के साथ जुड़ा है, 1 नहीं जुड़ा। 2 की इमेज कितनी है 2, दिख रहा है ना यहाँ 2 की इमेज कितनी है 2, 2 किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। 3 का इमेज कितना है 3, 4 का इमेज कितना है 3, यानी कि जो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या है आपका यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। दूसरे वाला एलिमेंट की पर इमेज कई आ सकती है, इस एलिमेंट की पर इमेज कितनी भी आए पर फर्स्ट वाले की नहीं आनी चाहिए, तो क्योंकि मैं सीधा ही लिख रहा हूँ गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, ये वाला है ना ये फंक्शन है। यहाँ 2 एग्जांपल ऐसे डाल दिए जो फंक्शन नहीं है और 2 ऐसे डाल दिए जो फंक्शन है, जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। इसमें एक एलिमेंट ऐसा छोड़ा था जिसका कोई इमेज नहीं था, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, और यहाँ दूसरे का एक एलिमेंट छोड़ दिया 2, लेकिन ये फंक्शन है, दूसरे सेट का जो एलिमेंट रह सकता है। अब यहाँ फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो किन्हीं 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। और हाँ दूसरे वाला जुड़ सकता है, 2 से जुड़ जाओ 3 से जुड़ जाओ कितने से भी जुड़ सकता है, तो ये फंक्शन है। अभी आते हैं हम डोमेन रेंज कोड, ठीक। हाँ तो अभी फंक्शन पे है, तो द फंक्शन कैन बी denoted by fx is equal to y। fx का मतलब जैसे हम करते आए हैं ना पीछे 10th क्लास में कि fx is equal to x² + x + 1, वो सारे के सारे क्या होते हैं फंक्शन होते हैं, मोस्टली फंक्शन ही होते हैं। तो अब fx is equal to y, तो यहाँ आता है डोमेन। देखो लेट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट a 1 2 3 4 5, ठीक है, b 1 2 3 2 आ गया अपना 14, एंड f जो डिफाइन है वो क्या है a to b है, बिल्कुल रिलेशन की तरह, इसमें कोई अलग नहीं, थोड़ा सा अलग है इसमें कुछ हमें देखना है। एंड f इज इक्वल टू है fx, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, fx इज इक्वल टू जैसे हमने ले लिया fx इज इक्वल टू 3x, fx इज इक्वल टू 3x, यानी कि fx का मतलब ये फंक्शनल वैल्यू आपकी, यानी कि अगर ये x है और ये 3x है, यानी 1 2 3 4 5 तक है, और 1 2 3 4 5 f, यानी कि 1 क्या हो गया 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 6, समझ में आया। तो देयरफॉर f क्या बन जाएगा, अगर देखेंगे तो बी सिंपलाइज f बन गया अपना 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15, दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट का 3 टाइम है, अब 5 15 इसमें नहीं है तो इसको हमने हटा दिया, ठीक। तो यहाँ आता है रेंज, डोमेन और डोमेन। तो डोमेन ऑफ एफ यानी कि वही हो गया सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि इन गिवन ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट ये फंक्शन आएगा, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट किसका डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये वाला फंक्शन मान लिया, तो ये क्या हो गया सेट हो गया, क्या 1 2 3 4, वही है रिलेशन कितना है, या फिर इज इक्वल टू 1 2 3 4 का मतलब और सेट ए,
सेट ए यहाँ डोमेन बनेगा। क्यों? क्योंकि ए का अगर कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा ना, ये अपने को इतने तक ही लेना पड़ेगा, ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा अगर 5 एलिमेंट नहीं ले सकते हम, ठीक है ना। 5 लिया तो यहाँ 5 का कोई इमेज नहीं आ रहा, तो इसलिए रिलेशन बना, फंक्शन नहीं। अब 5 को इस सेट से हटा दें तो ये फंक्शन है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 और सेट ए, और रेंज ऑफ एफ सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि इसका रेंज क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का रेंज आ गया अपना ये 3691 3691। दूसरे वाला सेट रह सकता है कोड में। देखो ये मत देखना, हमने रिलेशन में देखा कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ हमें करनी, इनका टाइप करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो रेंज ऑफ, उसके बाद कोडोमेन का मतलब सेट बी हो जाएगा अगर ए से बी पर डिफाइन है। दूसरा ये तो आ गया अपना ऐसे। अब सीधी बात है भी रेंज डोमेन होती क्या है। अब देखो दो चीजें होती हैं उसमें, किया होगा हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड ना हो। जैसे अपना फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स में है, यहाँ एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन एफ एक्स का मतलब ये जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा का मतलब वाई का जो वैल्यू आएगा वो किस पर डिपेंड है, एक्स की वैल्यू पर डिपेंड है। वाई का वैल्यू ये नहीं हो सकता कि दूसरे सेट के सारे आ गए, ये एलिमेंट किस पे डिपेंड हुए, ये इस एक्स पर डिपेंड हुए। तो ये जो दूसरे जो होते हैं यानी कि जो वाई लिख सकते हैं एफ एक्स को, तो वाई होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब देखो रेंज और डोमेन को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो ये आटा चक्की है या कुछ इस तरह का है, ठीक है, आटा चक्की मान ली, यहाँ हमने कुछ इसके अंदर जो भी डालेंगे, इस आटा चक्की के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं हम, तो जो डिफाइन है यानी कि इसमें कुछ भी डाला जा सकता है। तो यहाँ ऑल एक्स है ये डाल दिया और यहाँ आके कोई अपनी कार्रवाई हुई, उसको बोल दिया हमने फंक्शन। और जो आउटपुट आया इसको बोलते हैं रेंज। और यहाँ जो डाल सकते हैं ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपना डोमेन, ये अपना बन गया फंक्शन, और जो आउटपुट आई वो क्या होगी, अपनी रेंज होगी। ये बात समझ में आई है क्या? यानी कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज उन वैल्यूज का सेट विच एक्स कैन टेक इन एफ एक्स, जो एफ एक्स में ले सकता है वो वैल्यू, वो आ गया इसका अपना डोमेन। तो डोमेन में यहाँ से आटा चक्की हमने डाला तो डोमेन क्या हो जाएगा, जैसे आटा चक्की है तो डोमेन में क्या होगा, कुछ भी पीस सकते हैं इसमें हम, गेहूँ, चना, जो दाल, तो यहाँ ये डाला। लेकिन अगर ये आटा चक्की में है तो फंक्शन में आने के बाद में अगर हमने गेहूँ डाला तो भी आटा निकल के आया, चना डाला तो भी आटा निकल के आया, और अगर दाल डाल दी तो भी आटा निकल के आया, बाजरा डाला तो भी आटा निकल के आया। यानी कि अगर आटा चक्की को फंक्शन मान के अगर हम देखें तो डोमेन क्या आ जाएगी, वो सारी तरह के अनाज आ गए, हर तरह का अनाज आ गया। और रेंज क्या आई, रेंज इसकी ओनली आई आपका आटा। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं, अब आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा एक बात और कहूँगा कि हो सकता है इस वीडियो में और जो +2 का जो बेसिक तैयार किया था फंक्शन का उसमें कुछ डिफर हो, पर आपसे ये चाहूँगा कि सारे के सारे फंक्शन को और समझने के लिए +2 और +1 का फंक्शन का भी मैंने कॉन्सेप्ट सेम बनाया था, पर यहाँ ये सोच के भी चलो मैं इस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कर दूँ तो ये है, पर हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो जाएं इसमें, तो देखना। और आगे और देखते हैं अभी इसका टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं हम। टाइप ऑफ फंक्शन पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ये आइडेंटिटी होता है वो रियल नंबर का होता है, ठीक है, बी ए फंक्शन, ठीक है, R to R के फंक्शन, देन आइडेंटिटी फंक्शन
फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाय, इसका जो डेफिनेशन होता है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे y और x दो ही हो, y इज इक्वल टू x हो, इससे दिया जाता है समझो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस फंक्शन का जो ग्राफ है, ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाता है। y इक्वल टू एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल नंबर, उन सभी नंबर का सेट होगा जिसमें x और y का वैल्यू बराबर होगा। देखो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये ग्राफ आएगा 45 का, और ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, मान लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी ये 1, जैसे ये पॉइंट आ गए, यहाँ 1 1 है, यहाँ अगर 2 2 है, 3 3 है, पॉइंट का और आ गया, ये पॉइंट है ना, y इक्वल टू x का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का भी 1 है, 2x का है तो 2y का है, 3 3 4 4 5 5, ठीक है। यानी कि अगर 1.1 है तो 1.1 आएगा, यानी कि जहाँ y और x का वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, वो होता है। और यहाँ अगर माइनस का आएगा, क्लियर हुआ, तो ये 45 का एंगल बनाता है यहाँ x एक्सिस के साथ में। तो आगे आते हैं अभी, उसके बाद आते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन पर, ठीक है। कांस्टेंट समझते हो, 10th हमने किया है, 10th में किया है। कांस्टेंट क्या होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू c। y कह सकते हो या फिर ऐसे कह सकते हो कि f x इज इक्वल टू c, वेयर c इज कांस्टेंट। c का मतलब c का वैल्यू 1 2 3 1.5 2.5 समथिंग इस तरह का वैल्यू हो सकता है। जैसे आपका y इक्वल टू 3 दे दिया, समझ में आ गया, तो ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा x एक्स के पैरेलल होता है। जैसे f x इक्वल टू 3, इसका मतलब y इक्वल टू 3। अगर ग्राफ हम खींचेंगे तो y इक्वल टू 3 का मतलब ग्राफ खींचना आता है ना आपको, 1 2 3, तो ये जो ग्राफ ये आ गया y इक्वल टू 3, जिसमें x शामिल नहीं होता, तो ये आ गया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है, देखते हैं अभी, उसके बाद आता है लीनियर। लीनियर फंक्शन बिल्कुल वही है जो हमने 10th में किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है सेम इसी तरह का लीनियर फंक्शन होता है। कैसे, लीनियर फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, वेयर, या फिर कह सकते हैं और f x इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b बोथ बिलोंग्स टू r एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a को अगर 0 डाल दें तो ये y इक्वल टू b बन जाएगा, कौन सा बन गया, कांस्टेंट बन गया। उसके बाद आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल नाम से क्लियर है, पोलिनोमियल हमने नहीं किया था, 10th में किया था। तो इज गिवन बाय, मतलब जो पावर में हो, मोर देन 2 पावर हो, गिवन बाय a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब 2 ये आ गया, ठीक है। यानी कि आपका आ गया दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद हम दे देंगे रेशनल फंक्शन। रेशनल है फंक्शन, नाम से क्लियर है, रेशनल नंबर नहीं होती क्या, रेशनल नंबर होती है जैसे पी बाई क्यू फॉर्म, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। तो ये जो रेशनल फंक्शन है ये भी फंक्शन की फॉर्म में होते हैं क्या, यानी कि इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन में क्यू ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर भी न्यूमरेटर भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर भी फंक्शन हो, तो वो हो जाएगा अपना लीनियर फंक्शन। आगे आते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। हाँ जी, आगे आता है मॉडुलस फंक्शन। इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स
इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मॉडुलस का मतलब समझते हो, मॉडुलस का मतलब अंदर का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ x बिलोंग्स टू, x बिलोंग करता है किससे, r से, ठीक है। और f है मॉडुलस x मीन क्या होता है, इंप्लाइज सेट ऑफ ऑल नॉन ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यानी कि एफ एक्स को कैसे डिनोट करेंगे, एफ एक्स ये होता है माइनस नेगेटिव अगर एक्स का वैल्यू छोटा हो, जीरो अगर एक्स जीरो हो, और पॉजिटिव एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। शायद नहीं सुन में इसका ग्राफ देखो, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें कर देंगे, यहाँ एग्जांपल डाल दें तो काफ़ी लंबा वीडियो रहा है, इसका ग्राफ बता देते हैं। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई। अगर वाई आपका मॉडुलस एक्स है, मतलब वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो इसका ग्राफ ये होता है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। यानी कि ये वाली साइड हम कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, और ये भी 45 का एंगल बनाता है, देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और इस फंक्शन को बोलते हैं यानी कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ। देखो कैसे मॉडुलस ये कैसे डिफाइन होगा, अभी x का वैल्यू नेगेटिव है तो फंक्शन ये रूप ले लेता है अपना, लेस देन जीरो का मतलब x का वैल्यू नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो जीरो है तो जीरो वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन है, देखो x का वैल्यू 1 डाला हमने, 1 डाला तो ये y का वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, हमने -1 डाला तो किस रूप में आ गया, यहाँ ये रूप ले लेगा आपका फंक्शन, ठीक है। यानी कि माइनस में -1 क्या होगा, +1, इसलिए इसको डिफाइन करते हैं। बाकी क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे। उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम को भी पूरा आगे डिफाइन कर देंगे हम। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स का। अब आते हैं कौन सा, सिक्स पे आगे क्या, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए, जीरो और बी, मतलब इस तरह का नंबर देता है। यहाँ कुछ कंडीशन होगी, ए एक्स बड़ा है या छोटा है आपका जीरो से, एक्स बराबर है जीरो से, इसी तरह से बनेगा अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ वैल्यू दे देता है ये सिग्नम, और यहाँ क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आगे, ग्रेटर देन जीरो आगे। जैसे आई ई, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे -1 0 1 है, एक्स छोटा है जीरो से, एक्स बराबर है जीरो, एक्स बड़ा है जीरो, ठीक है। इसका जो सेट होता है वो रेंज होता है, खाली यही तीन होगी, और डोमेन यहाँ एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गया, एक तो आपने मॉडुलस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और एक जो हम करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये जो ब्रैकेट होता है ना वाला, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और इसका मतलब क्या होता है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर का मतलब समझते हो ना, आपका अपॉन वाले नंबर नहीं आएंगे इसमें, डेसिमल वाले नहीं आएंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट्स द इंटीजर इफ वेयर, ये तो पूरा फंक्शन हो गया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप डिफाइन कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब होता है इम्प्लाई दैट एन इंटीजर, इसका मतलब होता है एन इंटीजर लेफ्ट टू और इक्वल टू एक्स। नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये आपकी वैल्यू को, जैसे ये 0 1 2 3 4 है, यहाँ भी आपने -1 -2 -3,
तो ये x का वैल्यू आ गया, यहाँ इसमें इतना डालने की जरूरत नहीं। जैसे हमें ये कहते हैं कि ये आ गया 3.5, 3.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ वैल्यू किसकी आएगी, इंटीजर आएगा, या तो ये 3 बनेगा या 4 बनेगा, लेकिन क्या होता है लेफ्ट, अगर ये इंटीजर नहीं है 3.5 यहाँ आया, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो जस्ट इसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा हुआ, 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5 क्या आ गया, 3 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.9 करेंगे तो यहाँ आया इसके पास में, लेकिन ये इंटीजर पूरा तो नहीं है, पूरा नहीं है, तो इसके लेफ्ट वाला 3.9 का 4 मत कर देना है, समझ में आ गया। 3.9 इंटीजर नहीं है तो इसके लेफ्ट वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ही होगी। 3 का निकालेंगे तो भी, अगर 3 इंटीजर ऑलरेडी है तो क्या रह जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आते हैं जैसे 0.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये 0.99 यहाँ आया ना, सॉरी 0 यहाँ आया तो 0.99 यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, इंटीजर तो नहीं है, ये इंटीजर नहीं है तो इसके लेफ्ट वाला क्या, 0। अब निकालो, माइनस में आ जाएंगे, 0.2 आ गया, माइनस का 0.2। अब ये इंटीजर तो नहीं है तो इसका 0 नहीं आएगा, इसके लेफ्ट में कौन सा आता है, -1 आएगा। -1.2 का या 1.9 का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आया, ये इंटीजर नहीं है तो इसके लेफ्ट वाला क्या आ जाएगा, -2। क्लियर हो गया। उसी तरह से -3.4 या कुछ भी निकालो आप, ये क्या आ जाएगा, माइनस का, माइनस वाला तो बढ़ेगा नंबर, क्योंकि लेफ्ट में आते जाएंगे हम, ठीक है। और अगर हमें निकालना पड़े 2.999 तो ये क्या आ जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 2 आ जाएगा, ये कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक नई एक्सरसाइज, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।